गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने कल आपको करवाया था कि स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं, ठीक है, जो क्या करें डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करें। मैंने बताया था वो कल आपको, और मैंने आपको शायद लिखवाया भी होगा कि आप अगर नहीं लिखवाया तो आप लिख लो कि वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा लिख लो जितने भी एंटिटीज हैं, ठीक है, जितने भी पैरामीटर है थर्मोडायनेमिक्स के, वो मेरे सभी क्या हैं, स्टेट फंक्शन, ठीक है। मैंने बताया कि वर्क W और Q, वर्क एंड हीट मेरे क्या है, पाथ फंक्शन है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जितने भी पैरामीटर हैं, जितने भी वेरिएबल हैं, उनके अंदर वर्क और हीट तो क्या है, मेरा पाथ फंक्शन है, और उसके अलावा जितने भी पैरामीटर हैं वो मेरे क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो मैंने शायद कल प्रूव करवाया था आपको कि प्रेशर का, कि वो प्रेशर स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे किसका करते हैं, 1 मिनट। डब्ल्यू का, अच्छा, तो एक क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन प्रूव दैट W is a path function. Prove that W is a path function. मैंने आपको प्रेशर का करवाया था कि भाई प्रेशर का करवाया था, फिर वहां से मैंने निकलवाया था PV इक्वल टू RT। P किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। फिर मैंने उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था dP का, ठीक है। और वहां से जो पार्शियल डिफरेंशिएशन से जो पैरामीटर आया था dP बाई dV या जो भी आया था, मैंने उसको आइडियल गैस इक्वेशन से निकाला था, 1 मोल आइडियल गैस से, ठीक है। आपकी पिछले लेक्चर के अंदर देखो मैंने करवाया है कि भाई प्रेशर कैसे है, स्टेट फंक्शन है। वैसे ही हम क्या करेंगे, W को क्या देखेंगे कि भाई W मेरा क्या है, पाथ फंक्शन है, कैसे पाथ फंक्शन है, ठीक है। तो हमें पता है, इसका सॉल्यूशन लिखो, वी नो दैट, ऐसे लिख लो, वी नो दैट PV इक्वल टू RT 1 मोल के लिए, ठीक है। वर्क डन मेरा क्या होता है, PdV, P एक्सटर्नल और dV मेरा वर्क डन क्या होता है, यहां लिख लो, ऐसे लिख लो, वर्क डन क्या होता है, पहले तो माइनस P एक्सटर्नल dV, ठीक है। साइन किसको डिनोट करता है कि वर्क डन सिस्टम पे हो रहा है, सराउंडिंग पे हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरा वर्क डन, माइनस P एक्सटर्नल dV। तो अब यहां से क्या करेंगे, देखो हमें पता है कैसे निकाल लेके आएंगे वर्क को, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए क्या होती है, PV इक्वल टू RT होती है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड। तो आपको डिफरेंशिएट करना तो क्या हो जाएगा, PdV, एक बार वॉल्यूम को, एक बार प्रेशर कांस्टेंट कर लो, वॉल्यूम का डिफरेंशिएट कर दो, एक बार क्या करो, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लो, प्रेशर का डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, RdT। और अगर T dr करोगे, R तो कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे इसका डिफरेंशिएशन R का कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, गैस कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो R का कोई भी क्या नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, PdV चाहिए, ठीक है। यहां से आप PdV निकाल लो, PdV क्या होगा, RdT माइनस VdP। ये किसकी वैल्यू है, मेरी PdV की वैल्यू है। तो इस PdV की वैल्यू को यहाँ इसको रख लो फर्स्ट, इसको रख लो सेकंड। अब क्या करेंगे, जो मेरी सेकंड इक्वेशन है उसको किसके अंदर रख लेंगे, फर्स्ट के अंदर रख लेंगे। जो PdV है इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर लिख लेंगे। तो लिखना वर्क डन, इसको आप अपने नोट्स के अंदर ढंग से लिख लेना, पुट वैल्यू ऑफ सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रखना वर्क डन किसके बराबर है, माइनस का साइन बाहर है, ये क्या है मेरे पास, RdT माइनस VdP, ये आई, ठीक है। अब साइन को अंदर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, VdP माइनस RdT। जो माइनस का है वो तो क्या हो गया, प्लस का, और जो प्लस का है वो क्या हो गया, माइनस का। तो अब इसके ऊपर लगाओ अप्लाई यूलर थ्योरम, क्या लगाओ, अप्लाई यूलर थ्योरम, अप्लाई क्या कर दो इसके ऊपर, यूलर थ्योरम। तो अब देखो, ये मैं किसके मान लेता हूं, M, V को क्या मान लिया मैंने, M, R को मैंने क्या मान लिया, N, मैंने V को क्या माना, M, R को क्या माना, N, और मैंने यूलर थ्योरम के अंदर बताया है, एक बार M को किसके साथ में,
दूसरे के साथ में डिफरेंशिएट कर दो, और फिर n को क्या कर दो, m वाले के साथ में जो भी है उसके साथ में डिफरेंशिएट कर दो। देखो मैंने यूलर थ्योरम करवाई है पीछे, कैसे यूलर थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम है, अब क्या करो यूलर थ्योरम पढ़ाने के बाद d बाई dv, ठीक है, सॉरी dt। अब क्या करो, इस वॉल्यूम को किसके साथ डिफरेंशिएट करना था मेरे को, dt के साथ, d बाई dt के साथ में क्या कर दूं मैं, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दूं, किसके बराबर रख दूं। अब d बाई, अब r को किसके साथ डिफरेंशिएट कर दूं, dp के साथ, d बाई dp, और r को डिफरेंशिएट कर दिया। v को तो किसके साथ में डिफरेंशिएट कर दिया, v को तो कर दिया t के साथ में, और इस p को किसके साथ में कर दिया, r को किसके साथ में कर दिया, dp के साथ में। तो देखो ये तो क्या है भाई, ये तो क्या है, मेरी कोई भी क्वांटिटी r है, कांस्टेंट है, इसकी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और dv बाई dt आप आइडियल गैस से निकालना, pv इक्वल टू rt है मेरे पास, pv इक्वल टू क्या है मेरे पास, rt। मेरे को क्या निकालना है, dv बाई dt, v को निकाल लो rt बाई p, dv बाई dt करना, dv बाई dt क्या हो गया, dv बाई dt किसके बराबर हो गया, r बाई p के, dv बाई dt किसके बराबर हो गया, r बाई p के। तो इस साइड तो लेफ्ट साइड तो क्या है मेरा, r बाई p, लेफ्ट साइड तो मेरा क्या आया, r बाई p, और राइट साइड क्या आया, 0। तो क्या ये इक्वल है, r बाई p इज इक्वल टू 0, नहीं है ना, तो क्या ये इक्वल नहीं है। तो ये इक्वेशन को फॉलो नहीं करा, क्या है, वर्क किसको फॉलो नहीं करा, यूलर थ्योरम को फॉलो नहीं करा। तो मैं क्या बोल दूंगा, मेरा वर्क क्या है, एक पाथ फंक्शन, ना कि क्या है मेरा एक स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन है, क्योंकि ये यूलर थ्योरम को ओबे नहीं करा, ठीक है। और इसके अलावा तो अगर मैं बात करूं, आपको ये चीज याद नहीं रखनी है, आपको मैंने बताया कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कहीं भी आ जाए आपको ये याद रखना है, वर्क और हीट मेरा क्या है, पाथ फंक्शन, उसके अलावा सभी क्या है मेरे स्टेट फंक्शन, सभी क्या है मेरे स्टेट फंक्शन। तो आप यूलर थ्योरम अप्लाई करना सीख गए। एक मिनट, ठीक है, हो गया। देखो मैंने क्या क्या बताया आपको कि भाई आपको वर्क डन प्रूव करना था, पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है, प्रूव सॉरी ये करना था, पाथ फंक्शन है, वर्क डन। तो मैंने क्या लिया, p इक्वल टू rt, वर्क डन, ये वर्क डन मतलब dw होता है भाई, वर्क डन नहीं होता, dw किसके बराबर होता है, चेंज एक्सटर्नल प्रेशर dv, किसके बराबर, p इक्वल टू rt आइडियल गैस से। मेरे को pdv निकालना था, वो यहाँ से निकाल लिया, pdv की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, बाहर क्या है माइनस का साइन है, वो ये यहाँ पे आ गया। यूलर थ्योरम को अप्लाई किया, यूलर थ्योरम से अप्लाई करने पे लेफ्ट हैंड साइड और अदर RHS क्या है, इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिख लेना है इसके अंदर, हेंस क्या लिख लेना कि वर्क इज पाथ फंक्शन बिकॉज इट डज नॉट फॉलो यूलर थ्योरम, ठीक है, मिटा दें। आप यूलर थ्योरम पे आप एक क्वेश्चन करो, ठीक है, यूलर थ्योरम पे क्वेश्चन करो आप। क्वेश्चन लिखो, ठीक है, द एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, द एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई among the following, इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन, शायद नेट के अंदर आया हुआ है, पता नहीं किस ईयर आया है, आप ऑप्शन लिखो। ये ऑप्शन इसके अंदर है x dy, मेरा जो बी ऑप्शन है वो क्या है, dx माइनस x बाई वाई इंटू dy। मेरा सी ऑप्शन है y dx माइनस x dy माइनस x dx ही है, माइनस x dx ही है, ठीक है। और डी ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन है 1 बाई वाई dx माइनस x बाई वाई स्क्वेयर dy। देखो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन मतलब ये क्या है, यूलर थ्योरम को अप्लाई कर रही है या नहीं,
मतलब यूलर थ्योरम को ओबे कर रही है नहीं कर रही। देखो यूलर थ्योरम अगर मैंने आपको बताया कि भाई आपको ये याद रखना है केवल वर्क और रेट क्या है, मेरा एक पाथ फंक्शन है, तो फिर हम यूलर थ्योरम को हमने अप्लाई करना क्यों सिखाया? क्योंकि इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं और वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि भाई जैसे कौन सा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, कौन सा, मतलब एक कहने का मतलब ये स्टेट फंक्शन की तरफ जा रहा है, कौन सा जो मेरा ऐसा फंक्शन है ये जो स्टेट फंक्शन की जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन यूलर थ्योरम को ओबे कर रहा है। तो आप इन सभी के अंदर क्या यूलर थ्योरम अप्लाई करके देखो। तो मेरा आंसर क्या है इसके अंदर, डी में बता देता हूं, आप चेक कर लेना। किसी के अंदर भी एलएचएस और आरएचएस नहीं होगा, पर जो ये फोर्थ है जो ऑप्शन, ठीक है, मैं इसको करवा देता हूं, ये क्या काम करेगा, फॉलो करेगा यूलर थ्योरम को, इसके अलावा एक भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लिया 1/y कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, ठीक है, ये किसके बराबर है 1/y dx माइनस एक्स बाई वाई स्क्वेयर dy, ठीक है। अब मैं क्या मान लेता हूं, ये मेरा क्या है m, ये मेरा क्या है n, ठीक है। अब लेके आओ इसको किसके साथ में डिफरेंशिएट कर दो, m को इसके साथ में, n को किसके साथ में डिफरेंशिएट कर दो, इसके साथ में। आप करना d बाई डी वाई, इसको लिख लेना तरीके से कि अप्लाई यूलर थ्योरम, ठीक है। d बाई डी वाई साथ में क्या है ये 1/y। अब क्या करना, इसको किसके साथ में करना, dx के साथ में, d बाई dx x बाई वाई स्क्वेयर, ठीक है, क्या है x बाई वाई स्क्वेयर, और इसके अंदर क्या है माइनस का साइन है, ठीक है। जैसे ऐसे लिख लो आप प्लस करके माइनस का x बाई वाई स्क्वेयर, माइनस का x बाई वाई स्क्वेयर, ठीक है, माइनस का x बाई वाई स्क्वेयर आएगा। इसको करना भाई d बाई डी वाई को माइनस 1/y स्क्वेयर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और ये भी क्या आ गया, ये भी क्या आ गया 1/y स्क्वेयर, ये भी क्या आ गया -1, क्योंकि मैंने प्लस यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि मेरी जो इक्वेशन थी वो थी m dx प्लस n dy, m dx प्लस n dy, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे प्लस लेके आना है यूलर थ्योरम के लिए, तो मैंने यहाँ क्या काम किया, यहाँ पे अगर माइनस है, यहाँ पे किसी के अंदर माइनस है, तो हम क्या कर लेंगे m dx प्लस माइनस n के साथ में लगा देंगे, dx बात तो वही हुई, ये माइनस बाहर निकलेगा क्या करेगा माइनस आएगा। तो आप सभी के अंदर लगाओ, क्योंकि किसी के अंदर फॉलो नहीं करेगा। फोर्थ के अंदर क्या होगा, ऐसा आपको मिलेगा आपके असाइनमेंट के अंदर, मिटा दे इसको। क्वेश्चन लिखो, which of the following thermodynamics which of the following thermodynamic equation is correct, equation is correct, ठीक है। इसके अंदर ए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है dt बाई डीवी, dt बाई डीवी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, क्या हुआ dp बाई ds, dp बाई ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो मेरा बी ऑप्शन है उसके अंदर है dt बाई dp, dt बाई dp एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू dv बाई ds, dv बाई ds एट कांस्टेंट प्रेशर, dv बाई ds एट कांस्टेंट प्रेशर। आपके पास जो सी ऑप्शन है उसके अंदर है ds बाई dv, ds बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू dp बाई dt, dp बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, मेरा डी ऑप्शन क्या होगा, ds बाई dp, ds बाई dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू dv बाई dt, dv बाई dt, dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। मतलब इसमें ये पूछे कौन सी थर्मोडायनामिक इक्वेशन करेक्ट है, इसके लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम, ठीक है। ऐसे जैसे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको कैसे सोल्व करने हैं, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से, मैंने आपको बताया था। स्क्वायर बॉक्स डायग्राम बनाओ, इसका सॉल्यूशन देखो, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम बनाओ, उससे सब सोल्व हो जाएगा। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ए गुड ए यू, ठीक है। इसके अंदर देखो
बी ऑप्शन देखो, इसके अंदर बी आंसर है इसका, बी है और शायद सी भी है। देखो क्या बी सही है, dt बाई dp, देखो dt बाई dp एट, लिखो इसको एट कांस्टेंट एंट्रोपी। आप डायरेक्ट देखो ना dv, तो ये भी क्या हो जाएगा dv बाई ds एट, देखो कैसे लिखते हैं, आपको dt बाई dp है, dt बाई dp देखो मैंने करवा रखा भाई थर्म उसके बॉक्स डायग्राम के अंदर, dt बाई dp, देखो dt बाई dp, ठीक है, और dt बाई dp, और इसके साथ में जहां से एरो आ रहा है वो लिखो, वो कांस्टेंट रखो, और एरो इसकी तरफ है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का साइन, एरो t की साइड है ना तो माइनस का साइन। अब यहां से सेम चलो, dv बाई ds, dv बाई ds, और कहां से आ रहा है प्रेशर से, और इसकी तरफ यहाँ भी तो माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट प्रेशर, दोनों साइड माइनस है तो कट जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगी। तो ये बी ऑप्शन सही है, dt बाई dp एट कांस्टेंट एंट्रोपी, dv बाई ds एट कांस्टेंट प्रेशर, सही है, मेरा बी आंसर सही है। सी देखो ds बाई dv, इसके अंदर देखो अब ये तो ऊपर की तरफ जा रहा था पर अब नीचे की तरफ दे रखा है, सी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं अब हम, ds बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर सही है, dp बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम सही है, मेरा सी ऑप्शन भी सही है। इसके अलावा आप चेक करो कोई से भी ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से भाई बिल्कुल आसान है, चेक कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है देखते हैं, चलो बाकी क्वेश्चन आप असाइनमेंट में देखना, आपको असाइनमेंट मिलेगा ना उसके अंदर आप क्वेश्चन देखना स्क्वायर बॉक्स डायग्राम के। अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी, अब किसकी बात करते हैं, हीट कैपेसिटी, किसकी बात करते हैं, हीट कैपेसिटी। देखो हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी है जी, आपने पढ़ा हुआ 11-12 के अंदर, हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, to rise the temperature of substance, any substance through 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी। आप इसके अंदर लिख लो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the amount of heat required to raise the temperature of any substance through 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, थ्रो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कि भाई 1 डिग्री सेल्सियस किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड चाहिए उसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी। और आपने सुना होगा एक वर्ड आता है मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो क्या होता है भाई, मोलर हीट कैपेसिटी अगर बात करेंगे तो हम बोल देंगे उसके अंदर कि हम किसी एक 1 मोल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ एनी नहीं, वहां पे क्या 1 मोल सब्सटेंस ऑफ 1 मोल सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके अंदर क्या हो जाएगा, अगर मैं किसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करता हूं तो उसका मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस जो 1 ग्राम का है, टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वो क्या हो जाएगी उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी। मतलब कोई सब्सटेंस है, अगर उसका T1 से T2 गया, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का ही होगा इसके अंदर डिफरेंस, ठीक है, और इस दौरान उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, मान ले कोई स्मॉल अमाउंट की हीट जो भी उसने एब्जॉर्ब की, उसको क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी। उसको डिनोट किससे करते हैं, हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं सी से, हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं किससे, सी से। तो ये सी क्या हो जाएगा, dq T2 माइनस T1, या इसको ऐसे लिखो dq बाई dt, और ये हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, ये क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब कितना क्या हो रहा है, जितना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, dt इसको मैंने लिख दिया कि भाई 1 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाने के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई वो क्या है, उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी, वो क्या है, उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी।
तो अब इसमें दो तीन पॉइंट है, आप वो देख लेना कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई अगर मेरी हीट जो एब्जॉर्ब है ना वो ज्यादा है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब क्या है मेरी ज्यादा है, तो उस अंदर उस ड्यूरेशन के अंदर मेरी हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, कि अगर भाई मेरी हीट कैपेसिटी इफ हीट एब्जॉर्ब इज मोर, हीट एब्जॉर्ब इज मोर, जो हीट एब्जॉर्ब की है वो ज्यादा है, देन क्या लिख सकता हूं मैं, देन हीट कैपेसिटी भी मेरी क्या हो जाएगी, देन हीट कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि भाई मेरा अगर हीट एब्जॉर्ब क्या है कम है, तो हीट कैपेसिटी भी मेरी क्या हो जाएगी, तो मेरी हीट कैपेसिटी भी मेरी क्या हो जाएगी, हीट कैपेसिटी भी मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हीट कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी सब्सटेंस की, कम हो जाएगी। अगर वो हीट कम एब्जॉर्ब ले रहा है, जो बाहर से उसको हीट की रिक्वायरमेंट कम पड़ रही है, तो मतलब क्या है, उसकी हीट कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। अगर मैं बोलूं कि मेरी सी इन्फिनिटी कब होगी, ये मेन पॉइंट है, ये तो चलो ठीक है आप फॉर्मूले से देख लोगे। आप इस पॉइंट पे देखो कि मैं बोलूं कि मेरी सी इन्फिनिटी होगी, मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर कुछ हो ही ना, मेरा चेंज इन टेम्परेचर कुछ हो ही ना, आइसोथर्मल प्रोसेस हो, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस हो, चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जीरो हो। तो ये किस प्रोसेस में होगा, अगर मान लो मैं बात करूं कि मेरा फेस ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी भी चीज का, मान लो मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो मतलब वहां पे कोई चेंज इन टेम्परेचर तो है नहीं। ठीक है, वो अपना फेस ही तो चेंज कर रही है, सब्सटेंस अपना फेस चेंज कर रहा है, टेम्परेचर के अंदर तो कोई चेंज नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, मेरी सी इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई भी वैल्यू के डिवाइड में अगर आप जीरो करोगे तो वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या, इफ देयर इज नो चेंज, इफ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो C किसके बराबर हो जाएगी, dq बाई जीरो, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नियरली इंफिनिटी के। और ये कब पॉसिबल होगा, इसके अंदर लिख लेना, इन फेस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आइसोथर्मल जब फेस ट्रांसफर होती है ना, तो वहां पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर होता है और ना वहां पे कोई टेम्परेचर का चेंज होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मेरा चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, और सी किसके नियरली पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी के। फेस ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर आप लिख भी सकते हो कि आइसोथर्मल होता है उस ड्यूरेशन पे, मतलब चेंज इन टेम्परेचर भी नहीं होता, वो आइसो बारीक भी होता है। आइसो क्या होता है, बारीक भी होता है, कि ना तो प्रेशर का चेंज होता है, ना वहां पे किसका चेंज होता है, टेम्परेचर को। ऐसे को क्या बोलते हैं हम, हमारा कि हमारी हीट कैपेसिटी कहां पे जा रही है, इंफिनिटी पे। कुछ और भी पॉइंट है, नहीं इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, मिटा दें हीट कैपेसिटी। चलिए, मोलर हीट कैपेसिटी, इसके बाद पढ़ते हैं हम मोलर हीट कैपेसिटी। देखो, हीट कैपेसिटी के अंदर कुछ नहीं पूछने वाले भाई। एक मिनट, लाइट गई। अब बात करते हैं किसकी, मोलर हीट कैपेसिटी की। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, आपको विजिबल है या नहीं, ये बार चेक कर लेता हूं क्लियरिटी। एक मिनट के लिए, ओके, अब क्लियर है सब। मोलर हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या लिख देंगे, मैंने बताया था आपको, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इसके अंदर लिख लेना आप, मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर लिख देना कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू
1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वो क्या कहलाएगी उस सब्सटेंस की मोलर हीट कैपेसिटी। और आपको पता है हीट कैपेसिटी क्या है मेरा, एक पाथ फंक्शन। हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी इज पाथ फंक्शन, हीट कैपेसिटी इज पाथ फंक्शन। इस लाइट को क्या हो रखा है भाई, हीट कैपेसिटी इज पाथ फंक्शन। सब क्लियर चल रहा है क्या? हीट कैपेसिटी मेरा हीट कैपेसिटी क्या है मेरा, पाथ फंक्शन, ठीक है। और हीट कैपेसिटी की हम बात करते हैं दो जगह, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी जहां पे होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लाइट की प्रॉब्लम चल रही है भाई तो रिफ्लेक्शन बन रहा है बोर्ड के ऊपर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट कैपेसिटी को क्या लिख देंगे, CV। अगर मैं बात करूं इसको एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, ठीक है, तो हीट कैपेसिटी को कैसे लिख देंगे, CP लिख देंगे। और मैंने पीछे बताया C क्या होता है, dQ बाई चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, कोई भी मेरे पास सिस्टम है उसका वॉल्यूम क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, और क्या कर दूं, मैं हीट डालने लग जाऊं उसके अंदर, ठीक है। तो मतलब हीट किस टाइम एब्जॉर्ब होने लग रही है, जब टाइम क्या सिस्टम का वॉल्यूम क्या है मेरा, कांस्टेंट। या आप इसको ऐसे लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगे, dQ बाई dt की हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, बट क्या है, वॉल्यूम क्या है मेरा, कांस्टेंट है। टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट मैंने एब्जॉर्ब की है, ठीक है, उसका उस टाइम किस टाइम एब्जॉर्ब किया, मेरे सिस्टम का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। और मैं आपको एंट्रोपी के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है, एंट्रोपी के अंदर पढ़ाऊंगा कि S होता है, जो मेरा S होता है वो क्या होता है, dQ बाई T होता है, ठीक है। मतलब ds इज इक्वल टू dQ बाई T होता है। आगे एंट्रोपी का पूरा पढ़ेंगे, एंट्रोपी और एंथैल्पी का, ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी का, उनके अंदर मैं सारे फॉर्मूले बताऊंगा ये। तो आप याद रखो ds किसके बराबर है, dQ बाई T के, और dQ यहां से क्या आ जाएगा, TdS। एक साइड में लिख लेना आप अपनी नोटबुक के, ds किसके बराबर होता है, dQ बाई T, dQ किसके बराबर आ जाएगा, TdS के। तो ये आप आपके लिए ये याद रखो कि dQ है वो किसके बराबर है मेरा, TdS के लिए है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, TdS का, ठीक है, बाई dt। किस पे बात कर रहे हैं जी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या कर लो, बाहर निकाल लो, टेम्परेचर ds बाई dt। किस पे बात कर रहे हैं, जो रैंडमनेस है वो किस पे बात कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब CV क्या हुआ जी, dQV बाई dt, ये आपको पता है। तो हमने वैसे लिख दिया इसको, वॉल्यूम को बाहर, कि हाँ भाई जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसके लिए जो हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है, वो उस सिस्टम के लिए एब्जॉर्ब करी जा रही है जिस सिस्टम का वॉल्यूम क्या है मेरा, कांस्टेंट, जिस सिस्टम का वॉल्यूम क्या है मेरा, कांस्टेंट। तो dQ को किसके बराबर लिख सकते हैं, TdS के बराबर लिख सकते हैं। TdS लिख दिया, T को बाहर निकाला, ds बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं CV की बात करूं तो ये हो गया, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर ये तो है फर्स्ट, अगर मैं बात करूं CP की, तो वो क्या हो जाएगा, dQV बाई dt, ठीक है। वो भी क्या हो जाएगा, dQ को क्या लिख सकते हैं, TdS लिख सकते हैं, dQ को क्या लिख सकते हैं जी, TdS लिख सकते हैं, बाई dt एट किस पे बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। टेम्परेचर को बाहर निकाल लो, ds बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। इन चीजों का वैसे कोई यूज नहीं है, पर हम इसलिए क्यों कर रहे हैं मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के पर्पज से हम इसको कर रहे हैं कि वहां पे एक क्वांटिटी आएगी ड्यू इंटरनल एनर्जी, और एक आएगी सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से एंथैल्पी। उसके अंदर CP और CV का हम यूज करने वाले हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। ऐसे हमें कहीं नहीं करना कि हाँ भाई dQV रखा है, T रखा है, TdS रखा है, dt रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो आज तक देखा नहीं है। तो आप इसको एक बार देख लो कि भाई CP है वो क्या है, एनर्जी मतलब कहां पे एब्जॉर्ब हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे, और टेम्परेचर dt चेंज करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही CV को याद रखो, ठीक है। ये हो गया हमारा मोलर हीट कैपेसिटी। तो लिख लिया ये सब, एक बार आप ये देख लो साइन कन्वेंशन, ठीक है, इसमें काफी प्रॉब्लम आती है। साइन कन्वेंशन
साइन कन्वेंशन इन थर्मोडायनेमिक्स, साइन कन्वर्सन इन थर्मोडायनेमिक्स। वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन किसके बराबर होता है? पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, यही तो होता है। और डीवी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। कोई भी सब्सटेंस का डीवी क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम, मतलब जो फाइनल था उसमें से फाइनल आया है उसमें से इनिशियल घटा दो, वो क्या है? किसी चीज का चेंज। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी एक्सटर्नल, डीवी को क्या लिख दूं? पी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसे लिख दिया मैंने वर्क डन। ठीक है, मैंने किसके बराबर लिख दिया? वर्क डन किसके? वी फाइनल माइनस डी डब्ल्यू होता है, और एक्चुअल में ये क्या होता है? डी डब्ल्यू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, डी डब्ल्यू माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर मैं बात करूं इन एक्सपेंशन, साइन कन्वर्सन देखते हैं कि इनके अंदर इन एक्सपेंशन की मैं बात करूं, मतलब कोई एक्सपेंड हो रहा है सिस्टम, तो मतलब उसका वी फाइनल क्या है? ज्यादा है। मतलब कोई सिस्टम है, किसी का वॉल्यूम ये है वी इनिशियल, मैं एक्सपेंड हुआ ये सिस्टम, यहां तक गया, तो ये क्या है? वी फाइनल ज्यादा होगी। तो मतलब वी फाइनल क्या है? एक्सपेंशन के अंदर आपको पता है एक्सपेंशन के अंदर वी फाइनल क्या होती है? ज्यादा होती है वी इनिशियल से। तो ये क्या होगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये क्या हो जाएगा? वी फाइनल माइनस जो वी इनिशियल है वो क्या हो जाएगा मेरा? पॉजिटिव। ये मेरा पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो जो मेरा चेंज इन वर्क है तो क्या आ जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल। ठीक है, और ये क्या है मेरा? पॉजिटिव। तो ये सारा सिस्टम क्या आ जाएगा? नेगेटिव। जो चेंज इन वर्क है वो मेरा क्या आया? नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर ले लो वर्क डन बाय सिस्टम, नेगेटिव वर्क है तो मतलब वर्क डन बाय सिस्टम। एक्सपेंशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो वर्क कहां से होगा? सिस्टम से होगा। वर्क कौन करेगा? सिस्टम करेगा, वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, इन एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा? वर्क डन बाय सिस्टम। अगर मैं बात करूं इन कंप्रेशन की, अगर मैं सेकंड में बात करूं इन कंप्रेशन, इसके अंदर बात करूं इन कंप्रेशन के अंदर, तो क्या हो जाएगा? कंप्रेस करेंगे किसी सिस्टम को तो उसका वी फाइनल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मतलब वी फाइनल किससे कम है? वी इनिशियल से। वी फाइनल किससे कम है? वी इनिशियल से। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव आएगा। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इस नेगेटिव को क्या कर दो? यहां रख दो। तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन वर्क क्या आ जाएगा अभी मेरा? चेंज इन वर्क मेरा आ जाएगा पॉजिटिव। तो मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसके अंदर लिख दो वर्क डन ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग कंप्रेशन, ऐसा लिख लेना। ठीक है, एक्सपेंशन के अंदर तो क्या होगा? वर्क डन नेगेटिव आएगा, याद रखना। एक्सपेंशन के अंदर वर्क डन नेगेटिव आएगा और सिस्टम के द्वारा वर्क होगा। ठीक है, कंप्रेशन के अंदर वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और वर्क डन किसके ऊपर होगा? सिस्टम के ऊपर होगा। वर्क डन किसके ऊपर होगा? सिस्टम के अंदर। 2 पॉइंट हो गए। इसके अंदर थर्ड पॉइंट और लिखो, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इन वैक्यूम थर्ड पॉइंट है। अगर मैं बात करूं इन वैक्यूम के अंदर देखो, आपको पूरा क्वेश्चन दे देंगे। देखो आप देखो, वैक्यूम के अंदर क्या होता है? कोई भी प्रेशर नहीं होता एक्सटर्नल। ठीक है, पी एक्सटर्नल तो क्या होता है? 0 मॉलिक्यूल का इंटरनल प्रेशर ही होता है उसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर कुछ नहीं होता वैक्यूम के अंदर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पी एक्सटर्नल तो 0 हो गया। जब पी एक्सटर्नल 0 हो गया, वर्क डन क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अगर यही 0 हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा? चेंज इन वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वैक्यूम के अंदर क्या करें? वर्क डन 0। तो आपको क्या करते हैं? क्वेश्चन दे देते हैं पूरा। ठीक है, कि भाई उसका टेम्परेचर ये है, सिस्टम का प्रेशर ये है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन है, वैक्यूम के अंदर बात कर रहे हैं, तो उसका वर्क डन निकालो। सब क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो वहां पे क्या होगा? आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि पूरा करने लग जाओगे, सर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसके लिए मैं ये फॉर्मूला लगा दूं, इरिवर्सिबल है तो ये फॉर्मूला लगा, पर बीच में उन्होंने क्या बोल रखा? वैक्यूम की बात कर रखी है। तो मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर है नहीं, तो वर्क डन तो क्या एक ऑप्शन आपको मिलेगा? 0 का। तो आप वहां पे वर्क डन क्या लिखोगे? 0। वर्क डन क्या लिखोगे? 0। तो फोर्थ पॉइंट पे लेता हूं, कोई पॉइंट है? अगर एक है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट चीज वो दे रखी है तो वॉल्यूम चेंज है नहीं, तो मतलब डीवी क्या हो गया? 0। तो चेंज इन वर्क डन इसके अंदर भी क्या हो गया? 0। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मैं बात करूं तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा? चेंज इन वर्क डन भी मेरा क्या हो जाएगा? चेंज 0 हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया। वैक्यूम के अंदर भी वर्क डन 0, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर भी मेरा क्या वर्क डन क्या हो रहा है? 0।
तो अब यहां पे अप्लाई करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। तो मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या करोगे, डी यू इजल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू, ये होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी यू इजल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू आपने पढ़ाई हो गई है इसके अंदर। तो डी यू किसके बराबर हो जाएगा, डी क्यू माइनस पी डी वी, डी क्यू वी माई पी डी वी। अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉ की एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉ की एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करूं तो डीवी क्या हो जाएगा, डीवी क्या हो जाएगा, चेंज इन जीरो हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी मेरी, जीरो हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ गया, डी क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर एट में कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करूं तो डी यू किसके बराबर आ गया, डी क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैंने आपको बताया था कि सी किसके बराबर है मेरा, डी क्यू वी एट डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये आया था। ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यही तो था, डी क्यू वी बाई डी टी। ठीक है, और डी क्यू वी यहाँ पे किसके बराबर है, डी यू के बराबर है, डी यू के बराबर है ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डी यू बाई डी टी। ठीक है, तो डी यू किसके बराबर आ गया, सी इंटू डी टी 1 मोल के लिए। अगर मैं एन मोल, ये किसके लिए है, 1 मोल के लिए, ये किसके बात चल रही है, 1 मोल के लिए। ठीक है, एन मोल के लिए आप लिख लो। अगर मैं बात करूं एन मोल के लिए तो ये डी यू किसके बराबर आ गया, एन सी वी डी टी। ये किसके बराबर आ गया, एन सी वी डी टी। ये किसके लिए है, फॉर एन मोल, फॉर एन मोल। आई बात समझ में। ठीक है भाई, क्या किया, डी यू डी क्यू प्लस डब्ल्यू, डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी, वर्क डन माइनस पी डी वी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करूं, डी वी क्या है, जीरो, तो डी यू किसके बराबर आ गया, डी क्यू वी। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं। सी वहां पे क्या था, मैंने आपको पीछे करवाया था, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या था, डी क्यू वी एट बाई डी टी। ठीक, ये डी क्यू वी क्या है, डी यू बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि डी क्यू वी यहां से क्या आया, डी यू के बराबर है, तो वहां पे डी क्यू वी को क्या लिख दिया मैंने, डी यू बाई क्या है, डी टी है। डी यू इक्वल टू सी डी टी 1 मोल के लिए, एन मोल के लिए यहां से एन मोल आ जाएगा, एन सी वी डी टी। तो डी यू क्या आ गया, एन सी वी डी टी। इसलिए मैंने वहां पे क्या करवाया था, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पे उसका यूज है कि भाई डी यू या डी क्यू वी किसके बराबर आ रहा है, डी यू के। तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है, डी यू यहाँ पे एन सी वी डी टी। ठीक है, तो इसको मिटा दें। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, एच किसके बराबर होते हैं, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी इनटू पीवी। ठीक है, पीवी आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो दोनों साइड। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डीएस डीयू प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी। और मैं किस पे बात करूं, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर मैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात करता हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं बात करता हूं तो डीपी क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी मेरी, जीरो। तो डीएच किसके बराबर आया, डीयू प्लस पीडीवी। ठीक है, और देखो डीयू प्लस पीडीवी, आप देखो ये इसकी किसके बराबर है, आपने देखा होगा, मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, डीयू इज इक्वल टू क्यू माइनस पीडीवी। ये बताया था मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहां से डी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, डी यू प्लस पीडीवी, डी यू प्लस पीडीवी। मतलब डी यू प्लस पीडीवी को क्या मैं डी क्यू लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। और किस पे बात चल रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो यहां पे डी एच किसके बराबर आ जाएगा, डी क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां पे क्या आया मेरा, देखो फर्स्ट लॉ मैंने क्या था, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। ठीक है, यही तो आया ना कि भाई मेरा जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या बोलता है, एंथैल्पी किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम।
अब मैंने दोनों साइड क्या किया, डिफरेंशिएट किया। डीएच किसके बराबर आया, डीयू प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी। ठीक है, मैं किस पे बात करूं, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे, तो डीपी क्या हो गया, जीरो हो गया। डीपी अगर मेरा जीरो है तो डीएच किसके बराबर आया, डीयू प्लस पीडीवी के। और मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकाला, मेरा डीयू किसके सॉरी डीक्यू किसके बराबर है, डीयू प्लस पीडीवी के, डीयू प्लस पीडीवी के। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, डीक्यू किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कहने का मतलब जो मेरा एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी है, वो किसके बराबर है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर है, चेंज इन एंथैल्पी। ये कहां से आया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ये कहां से आया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से H इक्वल टू U प्लस PV, ये फॉर्मूला है सेकंड लॉ का। दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर कांस्टेंट प्रेशर पे बात करूं तो dp जीरो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। dH इस पे है du प्लस pdv, ठीक है। और ये किसके बराबर आता है, फर्स्ट लॉ से आप देखोगे तो ये du के बराबर आता है। मैंने पीछे अभी करवाया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उसके अंदर चेंज करना, ये किसके बराबर आएगा, dq के। और dq ये बात किस पे चल रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो है कांस्टेंट प्रेशर पे। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, dq बाई dt, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको पीछे। और dqp बाई किसके बराबर है, यहाँ dh के बराबर। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, dh बाई dt आ गया। अब यहां से देखो dh क्या किसके बराबर हो जाएगा, c इंटू dt। ये किसके लिए है, 1 मोल के लिए। ये किसके लिए है, 1 मोल के लिए। अगर मैं n मोल के लिए बात करूं तो n मोल के लिए बात करूं तो n c p dt। क्योंकि देखो ये किस पे बात चल रही है, ये हीट कैपेसिटी किस पे थी, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर पे थी ना, cp dqp dt, ठीक है। और उसके अंदर शायद मैंने लिखा नहीं होगा, गलती से मिस कर दिया होगा मैंने, वहां पे क्या लिख दिया, dqv एट dt, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करेंगे तभी तो हीट एब्जॉर्ब किस पे होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे dt, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वो वहां पे क्या थी, du थी बाई dt, तो du किस पे आ गया, cv dt। du वहां पे पीछे अभी मैंने करवाया है, वहां पे क्या आ जाएगा, 1 मोल के लिए du इक्वल टू cv इंटू dt। तो देखो यहाँ पे देखो h किसके बराबर आ गया, cp इंटू dt, cp 1 मोल के लिए। अगर मैं बात करूं किसके लिए, n मोल के, तो किसके लिए आ जाएगा, dh इक्वल टू ncp dt। तो आप ना लास्ट में ऐसा करो, एक फॉर्मूला लिखो ऐसे कि भाई du तो किसके बराबर होगा, ncv dt के, इसको क्लोज कर लेना। और जो dh है ना वो आएगा ncp dt के, और बाकी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो लास्ट रिजल्ट तो हमारा ये निकला है, बीच में कुछ भी पूछने का है नहीं कि कोई एग्जामिनर हमसे कुछ पूछेगा, वो डायरेक्ट इन पे बेस क्वेश्चन पूछेगा। du किसके बराबर है, ncv dt, याद रखना। dh ncv dt, ये क्या, n मोल के लिए। 1 मोल के लिए बात करोगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो डायरेक्ट du cv dt के बराबर हो जाएगा, dh cp dt के बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए काफी है, या कोई हो सकते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं। वीडियो कितनी लंबी हो गई, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।